Hello, my name is Abhinav Prakash and I have scored 279 rank in UPSC Civil Service 2022. लास्ट वीडियो बुक मटेरियल के ऊपर था कि हिस्ट्री ऑप्शनल में कौन कौन से बुक मटेरियल को रेफ़र करने हैं। एंड देन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट पोस्ट किए, अपने क्वेरीज पोस्ट किए रिगार्डिंग कि मणिकांत सर के पास मैंने कोचिंग लिए थे तो उनका नोट्स और बुक मटेरियल का कितना इंपॉर्टेंस है, या जीएस के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने को लेकर बहुत सारे लोग। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को कवर करूँगा, जो आपके क्वेरीज थे मैं उसको एड्रेस करूँगा और साथ ही साथ जीएस का स्ट्रैटेजी को मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो कि कुछ लोगों का था कि क्या मणिकांत सर का नोट्स, बहुत लोग बोल रहे थे कि मैंने स्किप कर दिया। एक्चुअली वो जो वीडियो था, लास्ट वीडियो, वो बुक मटेरियल के ऊपर था। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उस वीडियो को देख रहे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या जो मणिकांत सर के पास कोचिंग नहीं करते हैं। तो मैं उन सबको रखते हुए दिमाग में वो वीडियो बनाया था और इसलिए मैंने उसमें सारे स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने बताए थे और मणिकांत सर के नोट्स या मटेरियल को मैंने रेफर नहीं किया था। अब बात रहा कि क्या उनके नोट्स और उनके मटेरियल पे, तो उनका जो नोट्स है, उनका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो भी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताएं उन्हीं का वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो उनका मटेरियल होता है, और उनका नोट्स भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनका नोट्स होता है। सोशल एंड ऑल लिंक होते हैं एक दूसरे से, तो वो आपका एक बेस तैयार करता है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी हेल्प करता है। और थर्ड कि उससे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं पीवाईक्यू। बट आपको ये खुद देखना है। मैंने सबसे पहला यही बोला है कि आप अपने साथ पीवाईक्यू रखें और देखें कि अगर हड़प्पा पढ़ रहे हैं, अगर मणिकांत सर के नोट्स और जो उनका बुक मटेरियल है अगर उससे पीवाईक्यू सारे बन जा रहे हैं देन वेल एंड गुड, तब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बनता है तब आपको स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करना है। इनफैक्ट आप देखिए कि अगर आप कहीं भी कोचिंग जाते हैं, जीएस का कोचिंग जाते हैं, तो वो एनसीईआरटी को ही आपको सिंप्लीफाइड करके बताते हैं ना। मतलब जो भी टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ऑल, वो सारा एनसीईआरटी में है। बट वो सर खुद बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। सिमिलरली सर का नोट, सर का मटेरियल तो है ही, बट आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आप इसको दिमाग में डाल लें। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग मटेरियल पढ़ लेते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सर खुद बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ने ही हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइन उठाकर यूपीएससी डाल देता है। आप किए होंगे तो आपको डिकोड करने में ईजी होगा। कमेंट देख के मुझे बस यही फील हो रहा था कि आप लोग इतना हर चीज़ को, मतलब आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको पड़ोस के प्लेट में दे दिया जाए। ऐसे नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो प्लीज़, सर का मटेरियल बहुत अच्छा है। सर का मटेरियल आपके लिए बहुत अच्छा एक गाइड और एक बेस प्रोवाइड कर सकता है। बट स्टैंडर्ड बुक्स का सब्सटीट्यूट कुछ भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक्स आपको रेफ़र करने हैं। अब बात करते हैं जीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो जीएस पेपर वन में 3 सेक्शन है। कल्चर का, हिस्ट्री का, आई थिंक 4 सेक्शन है। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। कल्चर हिस्ट्री के ही अंदर में आ जाएगा। एक्चुअली एंशियंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कल्चर पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसमें भी सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस को अपने पास रखना है। 2017 से लेके 2022 तक का जो भी पीवाईक्यू है, आप उस क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आप उसके आंसर ढूंढ ढूंढ के एक जगह पर लिख लें। इससे होगा क्या कि आपको हर सेक्शन में 5-10 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पता चल जाएगा। जैसे कल्चर में हर साल रॉक कट आर्किटेक्चर पर क्वेश्चंस आते हैं, हर दूसरे साल, कि रॉक कट आर्किटेक्चर से क्या हम लोग को पता चलता है, कैसे पता चलता है। या टेम्पल आर्किटेक्चर पे बात करें, भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट पे बात करें, या गुप्ता पीरियड का जो क्वाइन वगैरह है उस पर बात करें, या क्लासिकल एज पे बात करें, या मौर्य पीरियड का पिलर पे बात करें, या मौर्य पीरियड के आर्किटेक्चर पे बात करें, पाला का आर्किटेक्चर पे बात करें, पाला और बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछ देता है। तो मोस्टली देखिए आप कल्चर पे ही आ रहे हैं एंशिएंट से क्वेश्चंस। तो ये जो है वो मोस्टली 2 बुक से एड्रेस हो जाता है। एक है आपका फाइन आर्ट क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है, प्लस आर.एस. शर्मा। ये दोनों से कल्चर वाला सेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे देखिए अब आपको करना क्या है कि 5-10 टॉपिक आपको पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है,
तो उस पर आपको एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड नोट्स पहले ही बना लेना है। जैसे गुप्ता पीरियड है तो गुप्ता पीरियड पे आप एक डायग्राम अपने आंसर नोट्स में डाल लें कि भारत का मैप बनाना है। अगर गुप्ता टेम्पल पे पूछेगा तो हमको एक भारत का मैप बना के जरूर दिखा देना है कि नचना कुंथारा यहाँ है, दशावतारा यहाँ है, भीतरगांव यहाँ है, ठीक है। चोला टेम्पल पे है तो चोला पीरियड का ऐसे। तो इस तरह से पढ़िए कि इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली में क्या क्या है, तो सील का सिग्निफिकेंस क्या है, इंडस वैली में रिलीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कल्चरल चीज़ है। जब आप मौर्य पढ़ते हैं तो उसमें पिलर का डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। जब आप गुप्ता पढ़ते हैं तो उसमें भारत का मैप बना के आप दिखा दीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन टेम्पल है। चोला का पढ़ें तो भारत का मैप बना के दिखाइए कि चोला जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे है, राजा राजेश्वरा टेम्पल यहाँ पे है, गंगाई कोंडा चोलापुरम यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आप जितना ज़्यादा मैप और ये स्कीमेटिक्स वगैरह अपने आंसर में डालिएगा, आपका नंबर और ज़्यादा आएगा, नंबर बढ़ते जाएगा। तो कल्चर के लिए फाइन आर्ट और आर.एस. शर्मा। दूसरा सेक्शन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चंस आता है, आप यही जब कीजिएगा PYQ से बनाइएगा 2017 से, तो आपको 10-15 जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएगा। जैसे वाटर सेट डेवलपमेंट हर दूसरे साल पूछता है। माउंटेन और टूरिज्म को लिंक करके पूछता है कि टूरिज्म माउंटेनियस एरिया में बढ़ रहा है तो इससे वहाँ के जो इकोलॉजी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्लड पे हर साल क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछ देता है। फ्लड हो गया, उसी में फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लड, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलरली अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आता है, वोल्केनो पे क्वेश्चन आता है, साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से 10-15 टॉपिक आप बनाइए। उसका इंट्रो, वे फॉरवर्ड, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो आप पहले ही बना लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में 6 मिनट 7 मिनट टाइम होता है। आप फास्ट एकदम आपके दिमाग में हो कि फ्लड आएगा, आपको सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोट करना है कि अच्छा इतना % इंडिया में फ्लड प्रोन रीजन है। फिर तुरंत आपको भारत का मैप बना के दिखा देना है कि कोसी फ्लडेड है, ब्रह्मपुत्रा फ्लडेड है। फिर जो क्वेश्चन का डिमांड है आपको उसको एड्रेस करना है। फिर वे फॉरवर्ड में आप नीदरलैंड मॉडल हो गया या चाइना का स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, आप ये सबको डालिए और सिंडाई फ्रेमवर्क से आप कंक्लूड कर दीजिए कि सिंडाई फ्रेमवर्क बोलता है अगर हम सिंडाई फ्रेमवर्क में जो जो रिकमेंडेशंस है उसको लेते हैं तो फ्लड के मिटिगेशंस को कम किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपका अर्थक्वेक या वोल्केनो पे क्वेश्चन आता है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपके दिमाग में वो मैप होना चाहिए। ओशियन करंट पे क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत वर्ल्ड का मैप बना के ओशियन करंट को दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप अपना प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट कीजिए। पढ़ना आपको सब है लेकिन ध्यान आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देने हैं। वो 20-30 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर आपको एक स्टैंडर्ड आंसर एटलीस्ट बना लेना है कि 5-6 क्वेश्चन अगर वहाँ से लड़ते भी हैं तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो मेरा स्टैंडर्ड उस पर आंसर होगा। क्योंकि देखिए GS पेपर 1 या किसी भी पेपर में आप 12 से 14-15 क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड लिख पाते हैं, फिर एवरेज हो जाता है और फिर बहुत बेकार 2-3 आंसर लिखाता है। और ये सबके साथ होता है, टॉपर्स के साथ भी। स्टिल आप 100+ स्कोर कर सकते हैं एक पेपर में। तो ये हुआ। इसमें दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। मिडिवल से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है। आप स्पेक्ट्रम पे सिर्फ रिलाई करें, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन देव को रेफर कर सकते हैं जो NCERT है। आई थिंक देखिए GS का जो है ना वो आप सिर्फ NCERT पढ़िए, हो जाता है GS के लिए। GS के लिए आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है GS2। GS2 का क्या है, अगेन PYQ एंड सिलेबस। GS2 करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। जैसे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है तो इलेक्शन कमीशन पे आएगा, कैग न्यूज़ में है तो कैग पे आएगा। तो उसमें 3 सेक्शन है। पहला है पॉलिटी जो आपका लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। आप प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ लेते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे पूछ दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप तुरंत 324 को कोट कर देंगे, या कोई भी टॉपिक, गवर्नर, तो इस तरह से। लेकिन उसमें आपको भी थोड़ा थोड़ा काम करना है। जैसे अगर गवर्नर न्यूज़ में है तो गवर्नर पे आपको अच्छे से बना लेना है कि गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है। बिकॉज जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से आप स्टार्ट कीजिए या जो न्यूज़ में है उस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वो अच्छा दिखता है। प्लस फिर क्वेश्चन का डिमांड को आप एड्रेस कीजिए कि क्या है क्वेश्चंस का डिमांड, आप सिर्फ उसी को लिखिए, इधर उधर मत भटकिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर का पावर पे तो गवर्नर का पावर लिखिए। उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड भी देना है। वे फॉरवर्ड में आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे वो एक्सपर्ट मेंबर का ओपिनियन आपसे जानना चाहते हैं। तो आप गवर्नर पे क्वेश्चन है तो लिखिए वेंकट चलिया कमीशन क्या बोलता है, सेकंड एआरसी क्या बोलता है, सरकारिया कमीशन क्या बोलता है, पुंची कमीशन क्या बोलता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एटलीस्ट 3-4 कमिटी भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप वे फॉरवर्ड आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही क्या बोलते हैं वाइब्रेंट लगे, थोड़ा लगे कि हाँ एक्सपर्ट मेंबर्स वगैरह को कोट किया है। एंड फाइनली कॉन्क्लूड कीजिए। कॉन्क्लूज़न हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस इसमें जो करेंट सेक्शन है इसका आपको नोट्स अच्छे से बनाना है। जैसे कि अगर गवर्नर है तो गवर्नर पे आप कमिटी देख लीजिए, न्यूज़ में क्यों है उसका आर्टिकल देख लीजिए। इलेक्शन अगर न्यूज़ में है तो इलेक्शन पे जो कमिटी है जैसे दिनेश गोस्वामी कमिटी, सेकंड एआरसी कमीशन, लॉ कमीशन। सेकंड एआरसी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सेकंड एआरसी ऐसे सर्च कीजिए कि सेकंड एआरसी इलेक्शन पे क्या बात किया है, सिंपल आ जाएगा आपको गूगल में, आप उसी को लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको पॉलिटी पढ़ना है। दूसरा सेक्शन है इसका गवर्नेंस। विजन का गवर्नेंस का पीडीएफ आता है, ठीक है। तो गवर्नेंस आप वहाँ से कर सकते हैं, गवर्नेंस आपका वहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा एक किताब आता है नीति आयोग न्यू इंडिया @75, 300 पेज का है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें जब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें देखिए नीति आयोग में जाके वो टॉपिक आ जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ पे लाइक लेट्स से कि आप वुमेन सेक्शन पे पढ़ रहे हैं या डिफरेंटली एबल्ड पे पढ़ रहे हैं तो उसमें नीति आयोग का देखिए, नीति आयोग उस पर दिया हुआ है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप अपने आंसर में डायरेक्ट ऐसे करते हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग न्यू इंडिया @75, तो आपके आंसर को थोड़ा वो बनाता है कि ठीक है इनको ये आइडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। तो काफ़ी एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। एक मिनट, मैंने आई थिंक सोसाइटी का नहीं बता पाया। सोसाइटी के लिए देखिए सोसाइटी बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है, सेकुलरिज्म है, रीजनलिज्म है, कास्ट सिस्टम है, मैरिज इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबलाइजेशन है। आप उसके जो कीवर्ड्स हैं उस पर आप नोट्स बना लें, मोर देन इनफ है। डायग्राम बना लें हर टॉपिक पर, जैसे ट्राइबल है, ठीक है, तो ट्राइबल पे ऐसे भारत का मैप बना के दिखा दें कि ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, गुजरात में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, अंडमान में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। रीजनलिज्म है तो रीजनलिज्म में मणिपुर में जो है या फिर गोरखालैंड का जो डिमांड है या फिर खालिस्तानी का जो डिमांड है, ये सब पे आप अपना बना लें। एटलीस्ट 5-6 आपको इस टाइप का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सेकुलरिज्म पे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा पहले से ही आप तैयार कर लें। वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म का डिफरेंस को देख लें। तो ये सब आप करें, आपका सोसाइटी भी हो जाएगा। तो GS2 में एक तो मैंने पॉलिटी पे बता दिया। अब बात करते हैं इसमें गवर्नेंस का भी मैंने बात कर दिया कि विजन का एक PDF आता है गवर्नेंस पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें है इंटरनेशनल रिलेशन। IR के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो विजन का 365 आता है IR पे प्लस करंट अफेयर, मोर देन इनफ है, क्योंकि कुछ भी पूछेगा आपको वहाँ से एड्रेस हो जाएगा। आपको 365 से कंटेंट लेना है और आपको अपने ही स्कीमेटिक्स और डायग्राम वगैरह बनाकर एड्रेस करना है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि डायग्राम वगैरह किस टाइप का फ्लो चार्ट, कैसा स्कीमेटिक्स बनाने के लिए। तो यूट्यूब पे ऑलरेडी आसिमा गोयल मैम का 1 घंटा का वीडियो है और वो 10-12 फ्लो चार्ट्स बताई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए कि कैसे फ्लो चार्ट बनाना है। बहुत तरह के फ्लो चार्ट होते हैं, आप जितना डाइवर्सिटी के साथ फ्लो चार्ट वगैरह बनाइएगा, स्कीमेटिक्स बनाइएगा, उतना अच्छा आपका आंसर दिखेगा, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो IR वगैरह का ये हो गया। एक चीज़ और कि GS का जो आंसर होता है वो बहुत सिस्टमेटिक आपको लिखना होता है। आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप वे फॉरवर्ड भी दे रहे हैं तो वे फॉरवर्ड को ऐसे लिखिए कि इंस्टीट्यूशनल वे फॉरवर्ड, लेजिस्लेटिव वे फॉरवर्ड, एग्जीक्यूटिव वे फॉरवर्ड, ठीक है, या ग्लोबल वे फॉरवर्ड, ठीक है। और सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स, एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इस तरह से दीजिए। तो ये आपका देखिए 3-4 पॉइंट ऐसे हो गया। आंसर कॉज पूछ रहा है तो सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इस तरह से आपको और पॉइंट वाइज लिखना है। तो GS का आंसर जो होता है वो पॉइंट वाइज और जितना आप डाइवर्स करके लिखें। ऑप्शनल का आंसर एनालिटिकल होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है। GS का आंसर पॉइंट वाइज, ऑप्शनल का आंसर पैराग्राफ फॉर्मेट।
बिकॉज ऑप्शनल में आपको इन डेप्थ एनालिटिकल आंसर वो डिमांड करते हैं, जीएस में एक जनरल आंसर डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। जीएस पेपर 3 के लिए क्या करना है, बिकॉज जीएस पेपर 3 पे भी बहुत सारे लोग का वो होता है कि जीएस पेपर 3 कैसे क्या। जीएस पेपर 3 का क्या है ना कि अगेन पीवाईक्यू एंड सिलेबस। जीएस पेपर 3 में खासकर जितना भी कीवर्ड्स है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, माइक्रो इरिगेशन है, एफसीआई है, एमएसपी है, जमींदारी सिस्टम है, तो जो भी कीवर्ड्स है जीएस पेपर 3 सिलेबस में आप उस पर एक एक पेज का नोट्स बना लें। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स सर्वे को रेफ़र करना है। कोई भी एक बुक इसके लिए नहीं है, ये आप गूगल वगैरह से ढूंढ के, बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स हैं, आप वहाँ से ढूंढ के करंट अफेयर्स से, इकोनॉमिक सर्वे से आप बना लें। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हर साल पूछता है फूड प्रोसेसिंग पे, तो इकोनॉमिक सर्वे में देख ले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्या क्या डेटा आया है। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग इन इतना % जीडीपी ऑफ द कंट्री, ग्रोथ रेट उसका इतना है। फिर आपका जो तैयार है, तो इस तरह से करना है। आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट कोट करना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आ रहा है तो एफएटीएफ को कोट कीजिए, ओईसीडी को कोट कीजिए। ठीक है, पॉवर्टी पे आ रहा है तो पॉवर्टी पे आप किसी कमिटी के दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए कि अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमिटी या अकॉर्डिंग टू रंगाराजन कमिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। मतलब आप जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नीति आयोग को कोट कीजिए, आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कोट कीजिए, आप इकोनॉमिक सर्वे को कोट कीजिए, ओईसीडी को कोट कीजिए, एफएटीएफ को कोट कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। तो जीएस 3 का कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, सिलेबस में जो जो कीवर्ड्स है उस पर एक एक पेज का नोट्स बना लें, और प्लस करंट अफेयर का तो कोई सब्सटीट्यूट है नहीं जीएस 2 और जीएस 3 का, आपको उस पर अच्छे से पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है तो देखिए कि उस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पीआईबी, ठीक है, तो वो पूरा आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पे कि इंडिया में अभी बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, कितना % जीडीपी का पे कंट्रीब्यूशन है, ग्रोथ रेट में कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ आप देखिए और उस पर आप तैयार कर लीजिए, कमिटी वगैरह सब आ जाएगा। जीएस पेपर 2 में पीआरएस को जरूर देखिएगा। पीआरएस एक वेबसाइट है, उस पर कमिटी रिपोर्ट, कुछ भी अगर कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी अभी बना होगा किसी चीज़ के लिए तो वो देता है, वहाँ से भी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पिछले बार जीएस पेपर 1 में कोस्टल पे आया था कि कोस्टल इरोजन पे, तो ऑलरेडी मैंने पढ़े थे पीआरएस में वो एक कमिटी बना था, कैग का कमिटी रिपोर्ट आया था। तो पीआरएस एक अच्छा चैनल है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है जीएस 2 के लिए भी, जीएस 1 के लिए भी। तो ये रहा जीएस 3 का। जीएस 4 का क्या करना है, तो अगेन जीएस 4 का भी सिलेबस, कीवर्ड्स, उस पर नोट्स बनाइए। अलग से इसमें मिसलैनियस कुछ चीज़ें पे काम करना है, जैसे कि आपको अगर कोई 10-20 आप आईएएस ऑफिसर का नाम, उनके काम देख लीजिए, जैसे टीएन शेषान हो गए या और भी जो भी ऑफिसर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स, उनका आप नाम एग्जाम्पल में कोट करने के लिए ऑनेस्टी पे आए तो कोट कीजिए उन लोगों को कि ये आईएएस ऑफिसर है, इनका इस पे काम है, इनका ऑनेस्टी दिखता है, इंटेग्रिटी दिखता है। ठीक है, प्लस आपको 10-20 कोटेशंस याद रखने हैं, ऑनेस्टी पे कोटेशंस याद कर ले, या मतलब जो भी अच्छा चीज़ है आप वही पीवाईक्यू जब देखिएगा ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक्स हर बार रिपीट होता है। तो अगर हम इस टाइप के एक कोटेशन देख लेते हैं तो इस टाइप के हम आंसर में डाल सकते हैं। गवर्नमेंट मोटो आप बहुत सारा देख लीजिए, जैसे यूपीएससी का मोटो क्या है, लबासना का जैसा सीलम परम भूषणम है, कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, इस तरह से इंडियन आर्मी का क्या मोटो है। तो मोटो को आप कोट कीजिए। महाभारत, गीता से कुछ कुछ चीज़ों को आप कोट कीजिए, जैसे निष्कामा कर्मा है, सेल्फलेस डिवोशन, तो ये सब कंक्लूजन में आपका बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। गांधी जी का जो 11 वॉज है या अंत्योदया प्रिंसिपल्स है, आप उसको कोट कीजिए अपने आंसर में। ठीक है, तो फिलोसफिकल डायमेंशंस को आप अपने आंसर में डालिए, जितना डाल सकते हैं। गांधी जी हो गए, गांधी जी का तो मतलब सारा फिलॉसफी को आप जितना कोट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट।
बिकॉज 6 जो उसमें केस स्टडी आता है तो उसको मैनेज करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर इस बार भी एथिक्स का आया था, बट मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। तो टाइम मैनेजमेंट पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो केस स्टडी 6 है, 6 का एक फॉर्मेट मत रखिएगा, मतलब सब में अलग अलग इंट्रो जैसा, किसी में आप कोटेशन से स्टार्ट कीजिएगा, किसी में गवर्नमेंट रिपोर्ट से स्टार्ट कीजिएगा, किसी में आप इडियम से स्टार्ट कीजिएगा, किसी में आप डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिएगा, किसी में जस्ट स्टेक होल्डर से स्टार्ट कीजिएगा। तो एक डाइवर्सिटी रखिएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि एक मोनोटनी नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइप का फॉर्मेट सब में डाल दिए। तो आई थिंक यही सब करना होता है। कोई अलग से एथिक्स के लिए भी बुक नहीं, ना ही GS3 के लिए कोई बुक आपको पढ़ना है। बुक आपको GS के लिए बहुत कम पढ़ना है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने क्या बोला आपको, कल्चर के लिए RS शर्मा एंड फाइन आर्ट, ज्योग्राफी के लिए भी कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, NCERT मोर देन इनफ है, प्लस आपको इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। GS2 के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत और विज़न का मंथली, विज़न का जो आता है समरी गवर्नेंस पे, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे 365। GS3 के लिए कोई भी बुक नहीं, आपको कीवर्ड्स और करेंट बेस्ड आपको इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली आपको 365 से बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, बहुत सारा डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप टॉपिक सर्च कीजिएगा और UPSC लिख दीजिएगा, पूरा आ जाता है, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल का। तो जहाँ का आपको अच्छा लग रहा है आप उसको अपने आंसर में डाल लीजिए। GS4 का भी कोई बुक नहीं, आपको वो सब चीज़ देखना है इधर गूगल पे ही। अच्छा, इसके अलावा आपको टॉपर्स के आंसर शीट को देखना है। 10-15 टॉपर के आंसर शीट को देखिए और उन्हीं के क्वेश्चंस को, उनका ही आंसर को आप बस लिखिए, बस लिखते रहिए। जो वो लिखे हैं सेम टू सेम वही लिखिए, वैसे ही डायग्राम बनाइए। इससे क्या होगा कि आप हैबिचुएट हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में, और आपको बहुत सारा कंटेंट आंसर के आंसर शीट से मिल जाएगा। आप उसको फिर अपने आंसर में नोट्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड पे हमको अपना आंसर लिखना है या हम लोग को अपना आंसर तैयार करना है, तो इससे हो जाएगा। तो यही है GS का ओवरऑल स्ट्रैटेजी। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं, मैं वहाँ पे अपने GS का आंसर शीट और GS का नोट्स भेज दूँगा। आप देख लीजिएगा कि मेरा कैसे नोट्स मतलब मैंने बनाए थे। थैंक यू सो मच। बाकी आपके कुछ भी क्वेरीज हों आप कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा। थैंक यू।